सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज ईद का तीसरा दिन है और हमने ईद से पहले रमज़ान मुबारक में ये चीज़ देखी कि महंगाई के बहुत ज़्यादा बात की गई है। इसी असना में 3 महीनों में मुसलसल बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जिसका सबसे ज़्यादा असर रमज़ान मुबारक में महंगाई की सूरत में नज़र आया। लेकिन उसके बावजूद ईद उल फितर के आखिरी 3 दिन जो थे, रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन ईद उल फितर से पहले, उसमें बाज़ारों में बड़ी गहमा गहमी रही। बहुत ज़्यादा सेल भी हो रही थी, परचेज़ भी हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुल्क के हालात बहुत बेहतर हैं। और ये हुकूमत भी बात करती हुई नज़र आ रही थी और बहुत से आदाद शुमार भी दिए गए कि इस ईद पर इतना कारोबार हुआ है। लेकिन ईद उल फितर पर हमेशा से कारोबार इस तरह से होते हैं। ये एक ऐसा मौका होता है जहां पर लोग हमेशा से आकर शॉपिंग भी करते हैं, ख़रीदारी हो भी रही होती है। जिसने पूरे साल में भी ख़रीदारी शायद इतनी नहीं करनी होती, वो इन 3 से 4 या 1 हफ्ते में आखिरी वो ये करता है। लेकिन क्या इस हुकूमत ने जो वादा किया, जो दावा किया पिछले 10 से 11 महीने में, उसमें एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास और एक गरीब आदमी, क्या वो इससे कुछ फ़ायदा हासिल कर पाया है? लेकिन ऐसा जवाब हमेशा नफ़ी में दिया जा रहा है। पूरे मुल्क की जो सूरत हाल रमज़ान मुबारक में थी, वही ईद पर थी कि महंगाई अपने उरूज पर है, क्योंकि जी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं और पैदावारी जब लागत बढ़ गई है तो फिर इस असना में महंगाई का होना एक लाजमी बात है। और रमज़ान मुबारक का महीना ही वो था जब डॉलर परवाज़ कर रहा था और किसी के काबू में नहीं आ रहा था। आखिर में यही डॉलर थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन जो जितना ऊपर जा चुका था उसके बाद उसके नीचे आने में भी बहरहाल एक खासा वक्त लगता है। अपोजिशन जमातें बार बार ये कह रही हैं कि आने वाला जो बजट है वो पहले माजी में तो डिक्टेशन ली जाती थी, मशवरे लिए जाते थे, उनकी ख्वाहिशात होती थी IMF की, लेकिन अब तो ये पाकिस्तान का बजट खुद IMF ही तैयार कर रहा है। तो अगला आने वाला बजट, क्योंकि ईद का आज तीसरा दिन है, तो अब ईद जैसे ख़त्म हो रही है, बजट पर नज़र हो रही है। 11 तारीख वफाकी हुकूमत की जानिब से दी गई है। ये बजट किस किस्म का बजट होगा? क्या जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुश्किल वक्त है, आपने घबराना नहीं है, तो क्या ये वाकई अब घबराहट वाला बजट होगा, मुश्किल बजट होगा? और एक आम आदमी के लिए अब इसमें क्या होगा? सवाल ये है कि ये हुकूमत जो टैक्सों की बार बार बात करती रही, इमरान खान साहब कहते हैं कि जब हुक्मरान अच्छे हों तो लोग खुद टैक्स देते हैं। ये हुकूमत आई 10 महीने में टैक्स महसूलात में कमी हो गई है। अब देखना ये है कि इस हुकूमत में आते हुए टैक्स के क्या निज़ाम बनते हैं, क्या इस्लाहात होती हैं, कितना टैक्स कलेक्ट होता है, क्योंकि अब तो FBR के नए चेयरमैन आ गए, नए वज़ीर ख़जाना हैं और स्टेट बैंक के नए गवर्नर हैं। इन तमाम की तमाम पूरी नई टीम के साथ अब बजट कैसा तैयार होगा? वो बजट एक आम आदमी के लिए कैसा होगा? कारोबारी अफराद उससे किस तरह से अब बचेंगे या फ़ायदा हासिल करेंगे? और टैक्स के निज़ाम में कितनी आसानी होगी? ये इस बजट के ख़ास बात है। लेकिन इस बजट को कैसा होना चाहिए, पिछले 10 महीने कैसे थे, इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आज डॉक्टर अशफाक हसन माहिर मुआशियात हैं, हुकूमती टीम का हिस्सा भी इब्तदाई तौर पर रहे हैं। बहुत से मशवरे भी डॉक्टर साहब की जानिब से दिए जाते रहे कि IMF की जानिब न जाया जाए, अगर मुश्किल फ़ैसले करने हैं तो वो तरीक़ाकार क्या होता है। लेकिन बहरहाल हुकूमत ने फ़ैसला किया और वो IMF की तरफ भी गए, बल्कि IMF के लोगों को भी अपनी हुकूमत का हिस्सा बना लिया और अपने कुछ इदारों के सरबराह के तौर पर भी ले आए। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर माहिर मुआशियात हैं। शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब अपने कलम से और अपने ज़बान से बहुत ज़्यादा बात करते रहे, बहुत से मशवरे देते रहे और बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के हवाले से बात करते रहे कि वो मंशूर इकॉनमी के हवाले से क्या था और अब उसका क्या मामला चल रहे हैं। अशफाक हसन साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ईद का तीसरा दिन है, आपको ईद मुबारक भी कहते हैं। लेकिन सर, अब ईद के बाद एक बड़ा अहम मरहला है 11 तारीख को बजट का। हुकूमत के 10 माह मुआशी पॉलिसियों का तसलसल भी हमें नज़र नहीं आया। अब आम आदमी के लिए एक रिलीफ भी नहीं था। तो ये बजट जो आ रहा है, ये अवाम दोस्त हो सकता है? नहीं, ये बजट कभी भी अवाम दोस्त नहीं हो सकेगा, इसलिए कि ये अवाम का बजट है नहीं, ये IMF का बजट है। IMF ने हमें जो अहदाफ दिए हुए हैं
और ये एक प्रायर एक्शन है, अगर आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक IMF के जो स्टाफ लेवल जो डिस्कशन हुई है, जो हमने फाइनल किया है, वो IMF ने अपने बोर्ड में अभी लेकर नहीं गए हैं। ये उसी वक्त लेकर जाएंगे जब हमने उनके बहुत सारे जो शराइत हैं वो उसको मान लें, बल्कि इम्प्लीमेंट कर दें। तो कुछ तो आपने देखा है एक्सचेंज रेट के हवाले से, डिस्काउंट रेट के हवाले से, हम जो टारगेट हमें दिए गए थे वो हमने पूरा कर लिए हैं। कोई बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, कीमतों के हवाले से, तो वो भी आपने देख लिया कि वो इम्प्लीमेंट तकरीबन हो गया है। अब रहता है बजट। बजट में बहुत सारे अहदाफ दिए गए हैं और सबसे अहम जो है वो ये है FBR का रेवेन्यू, जो 5,550 बिलियन हमने इकट्ठा करना है। तो जब ये सारी चीज़ें हम करेंगे और IMF कि जब यहाँ के लोग जब भेजेंगे वहाँ पर कि हाँ पाकिस्तान ने वो तमाम अहदाफ जो है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, फिर ये जाएगा बोर्ड में। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अवाम दोस्त तो हो ही नहीं सकता, इसलिए कि जब आपसे कहा जाए कि 5,550 अरब का आपने टैक्स इकट्ठा करना है, और जबकि ये माली साल मेरा अपना ख्याल है कि बहुत ज़्यादा हमने कर लिया, तो 3950 यानी 3950 बिलियन हम इकट्ठा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ से जब अगर हमने 5,550 करना है तो ये तकरीबन 39 to 40% ग्रोथ हमें रेवेन्यू में हासिल करना है, और पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा ग्रोथ हासिल नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्रोथ उस वक्त हमें टारगेट दिए गए हैं हासिल करने के लिए जब हमारी इकानमी स्लो हो गई है। इस साल आपने देखा कि हमारी इकानमी 3.3% से ग्रो की है। तो जब इतनी स्लो इकानमी हो जाए तो फिर कहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे, क्योंकि जब मईशत का पहिया घूमेगा तो फिर उस पर रेवेन्यू मिलेगा। मईशत का पहिया बहुत स्लो डाउन हो चुका है, तो उसमें इतने बड़े अहदाफ हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर इसको पब्लिक की ज़बान में बताऊं कि तकरीबन 400 बिलियन हम इकट्ठा कर देंगे, एक नॉर्मल जो इकानमी हमारी ग्रो करती है उसके हवाले से, जो एक नॉर्मल ग्रोथ है उसके हवाले से तो हो जाएगा। 400 बिलियन एडिशनल हम कर सकते हैं, लेकिन हमें 1550 के करीब करना है, तो उसमें से 1150 बिलियन एडिशनल टैक्स मेजर्स होंगे। एडिशनल टैक्स मेजर्स ये इक़दाम किए जाएंगे FBR में, और इसको हम अगर पाकिस्तान में के अवाम पे अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो तकरीबन ये, और इसमें से 30% अपना गरीबों को मैं निकाल दूं जो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, तो जो लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर हैं उनके ऊपर तकरीबन 58 to 59,000 रुपया पर हाउस होल्ड, और एक हाउस होल्ड में 7 लोग रहते हैं, तो एक ख़ानदान पे 57,000 अरब रुपए 57,000 रुपये का बोझ पड़ेगा फ़ी ख़ानदान पे इस बजट में। तो इसको आप अवाम दोस्त कहेंगे? अच्छा अशफाक हसन साहब, अब अपोजिशन ये कह रही है, बल्कि पहले से कहती है कि IMF पहले डिक्टेट करता था, उससे राय ली जाती थी, लेकिन अब तो बाकायदा IMF ये बजट तैयार कर रहा है। बहरहाल हुकूमत भी कह रही है कि सख्ती के मामलात अगले आने वाले वक्त में हैं, तो इसमें आम आदमी और कारोबारी अफराद के लिए ये बजट कितना सख्त हो सकता है? नहीं, इसके असरात तो बहुत बुरे पड़ेंगे, बिल्कुल। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी पे जो गुर्बत की लकीर से ऊपर है, मैं नीचे वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ऊपर है उस पर 57,000 फ़ी फैमिली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप बताएं कि उस फैमिली के 57,000 रुपये उनकी तनख्वाह में इजाफा होगा, उनकी आमदन में इजाफा होगा? मेरा नहीं ख्याल है कि होगा। मेरे आमदन में तो 57,000 रुपये महीने का तो नहीं इजाफा होगा। तो मैं अपने ख़ानदान के मुसबत 7 लोगों को जो है जो बोझ है 57,000 रुपया पर हाउस होल्ड, उसको कहाँ से वो पूरा कर सकता है? तो बोझ चले दबेगा, वो बिल्कुल दबेगा। तो ये मुश्किल बजट है, इस पर कोई शक नहीं है, ये बहुत ही तकलीफ़ दे मुश्किल बजट होगा। ये अगर कोई जहन में रखता है कि ये अवाम दोस्त है और फला है, ये बिल्कुल ये सियासी बातें होंगी। अच्छा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं आपसे बात करूँगा, ये बजट जो है ये अवाम दोस्त हो, ये तो बहरहाल दीवाने का ख्वाब है, ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन इस बजट को होना क्या चाहिए
कि एक आम आदमी है, कोई कारोबारी आदमी है, उसके लिए रिलीफ हो सके? बहुत शुक्रिया, और आपको और आपके जो टीम को और जो प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक का, तीसरे रोज़ की ईद मुबारक। अल्लाह ताला आज भी सबको खुशियाँ दे और खुशियाँ बाँटें। अब आपका जो सवाल है, तो बजट के सिलसिले में मैं बुनियादी बात ये अर्ज़ कर दूं कि IMF ने ये कुछ शराइत लगाई थी कि आप ये शराइत पूरी करेंगे तो उसके बाद हम आपकी जो दरख्वास्त है कर्ज़े की वो मैनेजमेंट को और बोर्ड को देंगे, यानी प्रायर कंडीशंस पेशगी। उसमें ये भी थी कि जो अगले माली साल का बजट पेश करेंगे वो उन खतूत पर हो जो IMF की जो शराइत हैं उनके मुताबिक बनाया गया हो, यानी जिसका बुनियादी नुक्ता ये है कि मईशत को पहले मुस्तहकम करें, बजट खसारे को कम करें और शरह नमू को सुस्त रखें। तो शरह नमू सुस्त रहेगी और जिससे कि रोज़गार के मौक़े बहरहाल कम मैसर आएंगे, और बजट खसारे को कम करने के लिए बजाय इसके कि टैक्सों की चोरी रोकी जाए या जो लोग टैक्स नहीं दे रहे या जिन पर टैक्स नहीं लगाया गया उन पर टैक्स लें, वही चीज़ होगी जो माजी में होती रही है 1988 से, जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम IMF के थे। यानी ये थे कि आप आवाम के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दें, वो टैक्सेस जो अल्टीमेटली आवाम को मुंतकिल हो जाते हैं, और साल भर जो है बिजली और गैस के नर्ख बढ़ाते चले जाएं। तो कई सौ अरब रुपए के नए टैक्स इसमें यकीनन लगाए जाएंगे बजट खसारे को कम करने के नाम पर। लेकिन वो जो IMF का तरीक़ा है और सियासी जो बातें भी हैं वो ये होती हैं कि इसमें आवाम को कहीं कुछ रिलीफ दिया जाता है, लेकिन वो जितने रिलीफ दिए जाते हैं अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए तो हम ये देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा दूसरे हाथ से उनकी जेब से दुगना या तीगना निकाल लिया जाता है। तो अल्टीमेटली आम आदमी, कम आमदनी वाला, मुतवस्सित तबके वाले और गरीब अफराद जो हैं इस बजट से मेरे हिसाब से ज़्यादा मुतासिर होंगे। महंगाई बहरहाल बढ़ेगी, मईशत की शरह नमू सुस्त होने से, रोज़गार के मौक़े कम मैसर आने से मुल्क में खुदा न खास्ता बेरोज़गारी की जो है वो कैफियत जो है वो बढ़ेगी, और हुकूमत और आवाम में एक एतमाद का एक बहरान पैदा होगा। और ये उस हिकमत अमली के मुताबिक है, मेरे मुताबिक, कि जो अमेरिका न्यू ग्रेड गेम का एक खित्ते में चला रहा है। न्यू ग्रेड गेम के जो उसमें अवामिल हैं उसमें पहले तो ये कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए मईशत को कमज़ोर किया जाए, माशी बहरान पैदा किया जाए, उस माशी बहरान को संगीन बनाया जाए, और आखिर में वो जो संगीन माशी बहरान है उसको सियासी बहरान में मुंतकिल कर दिया जाए। अच्छा डॉक्टर इशफाक हसन साहब, हुकूमत भी तो अब ये कह रही है कि उसके पास ख़जाना खाली आया है, कर्ज़ों में जकड़ा हुआ ये मुल्क आया है, तो वो कह रहे हैं सख्त फैसले तो बहरहाल वो करने होंगे, और महंगाई के बगैर मईशत को बेहतर भी तो नहीं किया जा सकता, हुकूमत के पास भी तो कोई ऑप्शन नहीं। बिल्कुल मुश्किल फैसले करें, लेकिन आवाम पे बोझ डाल के मुश्किल फैसला तो नहीं होता है ना। मैं मुश्किल फैसले में मैं आपको बता दूं कि हम तकरीबन 500-600 अरब जो है अपने रॉटन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के हवाले कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टील मिल है या PIA है, इस किस्म के इदारे हैं। करें मुश्किल फ़ैसला और इसको बेच डालें ताकि ये गवर्नमेंट के बजट से निकल जाए, तो मैं गवर्नमेंट जो है 500 से 600 अरब रुपया इसमें से बचा सकती है। इसी तरीके से और मुश्किल फ़ैसले करना चाहते हैं तो आप ये जो कैपेसिटी पेमेंट हम कर रहे हैं 600-650 बिलियन का, उनका हिसाब दे दें कि कैसे आप पेमेंट करेंगे ये 650 बिलियन। आपने तो करना ही करना है, तो करें मुश्किल फ़ैसले। या क्या मुश्किल फ़ैसला कर सकते हैं आप? तो जहाँ मुश्किल फ़ैसला करना है वहाँ तो नहीं कर रहे हैं, आवाम पे बोझ डाल रहे हैं, जो बहुत आसान फ़ैसला होता है, क्योंकि आवाम बेचारे तो बोल तो नहीं सकते कुछ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सवाल शाहिद साहब से भी करना है, उससे पहले अवामी राय क्या है इस वक्त? कोयटा और पेशावर के लोग इस आने वाले बजट के हवाले से क्या कहते हैं? नाज़रीन आपको दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात करेंगे अपने जो माहिर मुआशियात हैं उनसे। यार बजट से पहले तो ये इतना महंगाई है, पता नहीं है, वो हमारा घर का खर्चा भी नहीं चलता है, ये कारोबार भी नहीं चलता है, सब अर्स बिल्कुल फायजाम चलता है, काम भी नहीं है, रोज़गार भी नहीं है। बजट इस तरह होना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए भी सब कुछ मुफीद हो, और इस तरह जो आप देख रहे हैं महंगाई जो है तो बहुत ज़्यादा है, जो कुछ भी है तो गरीब आदमी के वश से बाहर है।
इसी तरह जो लोग देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, महंगाई की वजह से लालाहान है। तो आने वाले बजट में अगर हर गरीब आदमी के लिए भी कुछ न कुछ हो तो बहुत अच्छा होगा। बजट तो अभी आया नहीं है और महंगाई का तूफान उमड़ आया है। मैं तो हैरान हूँ कि ये गरीब लोग क्या करेंगे। और जिस तरह आप ये प्रोग्राम चला लेते हैं तो उसके बाद हुकूमत हरकत में आ जाती है, लेकिन कमज़ोर लोगों पे आ जाती है। ये बड़े बड़े मगरमच्छन को ये हाथ नहीं डाल सकते हमारी हुकूमत। कोई फायदा नहीं बहन, इसमें साथ जो है आवाम को नुकसान है। आवाम का जो है खून पसीना ये लोग निकाल रहे हैं। कोई भी न रिलीफ मिलेगा न कोई राहत मिलेगा। तावान है आवाम के लिए। इतने महंगाई हो रही है कि आवाम को अपना जो है रोटी का पैसा भी नहीं है उसके साथ। ऊपर से बिल्ली भी इतने बिल्ली। इमरान खान बोले कि बिलों को आग लगाओ। अभी घर में 35-35 हज़ार रुपये की खाली गैस और बिजली के बिल आ रहे हैं। तो हम लोग इधर जो है किधर से इसको बिल दे। अवामी राय आपने नाज़रीन जानी है, किस तरह से लोगों की उम्मीद और किस तरह से लोग सोच रहे हैं अगले आने वाले बजट के हवाले से। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आप हमेशा से पाकिस्तान में जो अनडॉक्यूमेंटेड कहा जाता है कि पैसा है, उसको दस्तावेजी मईशत की बात करते रहे हैं। अब जब एमनेस्टी हुकूमत ने दी है तो इस एमनेस्टी स्कीम से आपने ये समझते कि दस्तावेजी मामलात होंगे, मुल्क में पैसा आएगा तो मामलात बेहतर नहीं हो जाएंगे? देखिए, बड़े अहम सवाल ये है। बुनियादी चीज़ मैं आपको बता दूँ, पाकिस्तान ने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड कहते हैं। और वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी ज़्यादा टैक्स एमनेस्टी स्कीमें नहीं लाया जितना पाकिस्तान लाया है। और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि दुनिया के किसी मुल्क ने इतनी कम शरह टैक्स पर टैक्स एमनेस्टी नहीं दी जितनी कि हम दे रहे हैं। मिसाल मैं आपको दे दूँ, मैं पसंद नहीं करता भारत की मिसाल दूँ, लेकिन भारत में मोदी ने 45% टैक्स लिया था उन लोगों से जो एमनेस्टी के तहत डिक्लेयर कर रहे हैं, 45%। और उसके फ़ौरन बाद जब वो टैक्स एमनेस्टी ख़त्म हुई तो उसने 1000 और 500 रुपये के नोट मनसूख किए, जिससे 70 करोड़ आदमी मुतासिर हुए। और उसमें भी उसने फिर 25% टैक्स काटा और उसको एक फ़ंड जो है गरीबों के लिए फ़ंड कायम किया। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये जो है मोदी इलेक्शन जीत जाएगा। उसने एमनेस्टी स्कीम को गरीबों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल किया। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है, उस पर उसका अगर बेचे कोई तो 7-8% तो स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है। हमने कहा जी 1.5%। तो बुनियादी सवाल ये था कि आप एक तरफ तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एमनेस्टी में इतना कम टैक्स लग रहे हैं कि वो अगर कोई लोग देंगे भी तो उससे आपका नुकसान होगा। बुनियादी गलती जानबूझ के जो हो रही है वो मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, वो ये है कि किसी भी टैक्स, जो आपने ख़ुद भी इशारतन कहा है कि टैक्स एमनेस्टी लेने से पहले बुनियादी शर्त ये होती है कि काला धन जो है वो सफ़ेद होने के रास्ते बंद कर दिए जाएँ। अब होता यह है कि पाकिस्तान में आप नीचे से वो उसमें बाल्टी में पानी रखा हुआ है, नीचे से आप उसको एमनेस्टी दे के निकाल रहे हैं और उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ऊपर से पानी आ रहा है, गंदा पानी। तो आप उसका मतलब ये है कि हमारा ब्लैक मनी बढ़ता चला जाएगा, लोग टैक्स एमनेस्टी लेते चले जाएंगे और मईशत दस्तावेजी नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आप तो 1.5% एक दफ़े आपने ले लिया, इससे पहले भी लिया था जब विदहोल्डिंग टैक्स लेते रहे थे, उससे आपने कौन सी मईशत दस्तावेजी बना ली। तो अगर लोगों को ने, मुझे याद है, बल्कि मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि जब पिछली टैक्स एमनेस्टी आई थी तो FBR ने ये कहा था कि जो लोग इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे उनकी आइंदा नस्लें भी रोएंगी, इतना उनका नुकसान होगा। और जो मुल्क के अंदर असासे हैं जिनसे उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, उनकी तफसीलात हमारे पास हैं, उनसे हम 70% तक टैक्स वसूल करेंगे। यानी अगर IMF को जो पाकिस्तान के कवानीन हैं वो उनसे टैक्स लेने दिया जाए और ये एमनेस्टी ना आए तो मेरे हिसाब से 1000 अरब रुपया हुकूमत को आराम से मिल जाता और वो एक सही मानों में मईशत दस्तावेजी हो जाती। दूसरा ये कि हमारा जो बड़ा मसला है वो है डॉलर्स का। हमारे पास डॉलर नहीं है, एक्सटर्नल अकाउंट है। तो आपने एमनेस्टी में ये रख दिया कि जो 30 साल से पाकिस्तान का नारा था कि लूटी हुई दौलत हम वापस लाएंगे, लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे, उसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर इशफाक हसन साहब, मैं सर एक चीज़ है, इस बजट में किन चीज़ों को सबसे पहले मद्देनज़र रखना होगा? कौन से सेक्टर्स हैं जिनको आप समझते हैं कि सबसे पहले वो रखा जाए, इससे बेहतरी मईशत के अंदर वो होगी? आप क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या करना होगा? अब हम IMF में चले गए, जो भी इसके इस रास्ते में पेन है, मुश्किलात है, तकालीफ है,
ये अब पूरे पाकिस्तानियों को बर्दाश्त करना पड़ेगा। गवर्नमेंट चाहे तो इसके पेन को थोड़ा कम कर सकती है, और वो कब इस तरीके से कि उन सेक्टर की तरफ तवज्जो दे जहाँ पर कम पैसे खर्च करके अच्छे रिज़ल्ट आप ले सकते हो। उसमें सबसे जो अहम एरिया है वो है एग्रीकल्चर, ज़राअत। पिछले 10 सालों से हमने ज़राअत को नेगलेक्ट किया है। ज़राअत 43% हमारे वर्क फोर्स को एम्प्लॉय करता है। पाकिस्तान में जितने भी वर्क फोर्स हैं हमारे लेबर फोर्स, वो 43% ज़राअत से मुंसलिक है। जब वहाँ पर वो सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो वो 43% जो लोग उससे मुंसलिक हैं, जाहिर से बात है कि वो भी अंडर प्रेशर होंगे, उनके इनकम में इजाफा नहीं हो रहा होगा। तो हमें चाहिए ज़राअत की तरफ तवज्जो देना, पर्टिकुलरली क्रॉप सेक्टर की तरफ में। इसमें क्या कर सकते हैं आप सबसे पहले ये ऐलान करें कि अगर आवाम को तकलीफ से बचाना है कि कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में शुगर केन नहीं उगेगा। ये पंजाब हुकूमत ने 2006 में पाबंदी लगाई थी, हमने उस पाबंदी को एक तरफ रखा और शुगर केन को लेकर पहुंच गए कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में। हमारी कॉटन की पैदावार गिर गई, जिसके अब हम कॉटन जो हम 14-15 मिलियन बेल प्रोड्यूस करते थे, आज 10 मिलियन बेल से कम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमें अपने टेक्सटाइल मिल को चलाने के लिए 1.5 से 2 मिलियन बेल्स इंपोर्ट करना पड़ता था, आज हम 6 से 7 मिलियन बेल्स इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान का वो बाहर जा रहा है। किसकी वजह से बाहर जा रहा है? क्योंकि हमने शुगर केन वहाँ उगाना शुरू कर दिया। ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। एक शुगर केन ग्रो करने में 1 तरबेला डैम पानी की ज़रूरत पड़ती है। जिस मुल्क में पानी ना हो वहाँ पर शुगर केन हम ग्रो कर रहे हैं, यार खुदा का खौफ करें आप। दिस इज़ हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप। हमें नहीं चीनी गन्ना इस मुल्क में काश्त करना चाहिए। एक तो चाहिए नहीं करना काश्त, और लेकर हम पहुंच गए कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में और हमने कॉटन को भी नुकसान पहुंचाया उसकी वजह से। इसलिए कि शुगर केन इज अ पॉलिटिकल क्रॉप एंड शुगर इंडस्ट्री इज अ पॉलिटिकल इंडस्ट्री। क्या इस मुल्क को जो वाटर स्ट्रेस कंट्री है, जहां पीने को पानी नहीं मिल रहा है, वहां आप शुगर केन को ग्रो कर रहे हैं? इस पानी में तो हम कई और क्रॉप हम उगा सकते हैं। तो ये हमें तवज्जो देनी होगी दूसरी ज़राअत को प्रमोट करने के लिए। इसके अलावा पाम ऑयल है, हम $2 अरब के पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से या दूसरे मुल्कों से। क्यों ना हम यहाँ ग्रो करें? हम क्यों ना मस्टर्ड जो सीड्स है इसको प्रमोट करें? ये खुर्दनी तेल हम यहाँ बनाएं ताकि हमें बाहर से इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। इस तरीके से बहुत सारे इक़दाम हैं हमें करने पड़ेंगे। हमें लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर की तरफ तवज्जो देनी होगी। इस मुल्क में गुर्बत दूर करना है तो उसका रास्ता एक तो ज़राअत की तरफ से जाता है, और विद इन ज़राअत ये लाइव स्टॉक एंड डेयरी सेक्टर है जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप लोगों को नौकरियाँ दे सकते हैं और उनको गुर्बत से निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जो आप बात कर रहे हैं ये अहम है। हुकूमत शायद इन तमाम तर चीज़ों को देखे, लेकिन अभी तक तो 10 महीनों में जो नाज़रीन हुकूमत के दावे हैं, जो वादे हैं, वो तो बहरहाल अभी तक पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। नाज़रीन, हुकूमत ने जो 50 लाख घरों की बात की, 1 करोड़ नौकरियों की बात की है, वो एक पूरा एक जैसे खूबसूरत सी एक फ़िल्म होती है, कोई खूबसूरत सा एक मंज़र होता है, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था इलेक्शन के दिनों में और इलेक्शन के फौरी बाद में। लेकिन वो इतना आसान नहीं है कि जब मुल्क में पैसा नहीं है, इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, कारोबारी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें कैसे हो सकती हैं? स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल हमने पिछले 1-1.5 महीने में देखी है, स्टॉक ब्रोकर्स परेशान हैं, सरमायाकारों का पैसा अरबों रुपया डूब गया है, और उसके बाद लोग अब भी हुकूमत कहे कि हम मईशत को बेहतरी की जानिब ले जा रहे हैं, तो बहरहाल इस पर अब क्या कहा जा सकता है। बहरहाल गुफ्तगू मजीद भी करते हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ हैं। अगले आने वाले बजट में क्या सूरत हाल नाज़रीन हो सकती है और आपकी ख्वाहिशात
क्या हो सकती हैं ये हम सोचेंगे, बात करेंगे। लेकिन इस वक्त ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद बात करेंगे कि ये डॉलर जो बढ़ा है और क्या ये भी कुछ कम हो सकता है, और जो हुकूमत ग्रोथ रेट रख रही है वो क्या हासिल कर पाएगी, इतनी कैपेसिटी हुकूमत में है या नहीं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में। और आज ईद का तीसरा दिन है और आप ये सोच रहे होंगे ईद के तीसरे दिन में कितनी खौफनाक बातें बजट के हवाले से कर रहे हैं। तो अभी कुछ ही देर के बाद आज का दिन ख़त्म हो जाएगा, यानी कि मगरिब हो जाएगी और उसके बाद कल जो है वो बाकायदा एक वर्किंग डे का आगाज़ हो रहा है। इसलिए आपको तैयार रहना है। 11 तारीख बजट है और बजट में सरकारी मुलाजिम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं होगा, ये तो फिर बजट में मालूम होगा। अरे शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, तिजारती खसारा कम करने के लिए इस हुकूमत ये कोशिश करती रही है, महंगाई को बढ़ाने की भी बात होगी, डॉलर रेट्स के हवाले से भी तमाम तर चीज़ें, टैक्स का भी जो टैक्स जहाँ पर था वहीं है, टैक्स इस्लाहात के हवाले से भी मामलात वहाँ रुके। आपको कोई स्टेप ऐसा हुकूमत का लग रहा है कि जिसमें टैक्स इस्लाहात और टैक्स का निज़ाम बेहतर हो रहा? नहीं, तो इस्लाहात तो देखिए मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, बड़ा आम सवाल आपने उठाया है, इसमें दो पॉइंट्स आ गए। पहली चीज़ ये है कि जो इमरान खान साहब ने कहा था, आपको याद होगा कि इक़्तिदार में आने के 100 रोज़ के अंदर हमें 2 मकसद हासिल करने हैं। एक है मईशत को बहाल करना और दूसरा ये बैरूनी कर्ज़ों पर इन्हिसार कम करना। इन दोनों मकासद को हासिल करने के लिए इक़्तिदार में आने के 100 रोज़ के अंदर हम इंसाफ और अदल पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर देंगे। और अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी उससे पहले जो उनका मंशूर था उसमें क्या डिफ़ाइन किया गया था वो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ। वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर मौसर तौर से टैक्स आयद करेंगे। मईशत को दस्तावेज़ी बनाया जाएगा, काले धन को सफ़ेद होने से रोका जाएगा और प्रॉपर्टी की जो ख़रीद फ़रोख्त है वो मार्केट के रकमों पर होगी, DC रेट को वहाँ तक ले आया जाएगा। ये वो चीज़ें थीं जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद कहा था कि मैं 8,000 अरब रुपया टैक्स वसूल करके दिखाऊंगा। और ये कोई दीवाने का ख्वाब नहीं था। अभी आप देखिए कि आलमी बैंक की रिपोर्ट आई है, अभी आई है कुछ 2 हफ्ते पहले। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अगर टैक्स की जो कैपेसिटी है अगर वो वसूल की जाए तो 8,500 अरब रुपया एक साल में वसूल होगा। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ आई थी, उन्होंने भी एक रिपोर्ट दी थी, उनका भी ये कहना है कि 8,000 अरब रुपए की से ज़्यादा की इस्तेदाद है। मैंने जो पाकिस्तान की कैलकुलेशंस की हैं, मेरा अपना कहना यह है कि 9,000 अरब रुपया हम अगर वसूल कर सकते हैं उस वक्त, जबकि GST जिससे आवाम रगड़े जाते हैं वो 17% से 5% कर दें, पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर दें, तो फिर आपको उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो बजट खसारा कम हो जाएगा, दूसरे पेट्रोल, बिजली और गैस के नर्ख कम होने से जो आपका पॉइंट है तिजारती खसारा, देखिए तिजारती खसारा बरामदात बढ़ा के असल में कम किया जाता है और गैर ज़रूरी दरामदात कम करके। अच्छा अशफाक हसन साहब, आपसे भी टैक्स के हवाले से मैं सवाल करना चाहूँगा कि टैक्स का निज़ाम तो पहले भी बहरहाल बेहतर नहीं था। ईद से पहले मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में उम्रा ज़ायरीन की तादाद टैक्स दहिंदगान से वो ज़्यादा हो गई है। बहरहाल ये एक पैरेलल ख़बर है कि पाकिस्तान में किस तरह से टैक्स दिया जाता है। तो क्या टैक्स नेट को बेहतर करना मुश्किल काम है या टैक्स का निज़ाम इतना पेचीदा है कि ये बेहतर नहीं हो पा रहा? देखिए, आपने बार बार जिक्र किया टैक्स एमनेस्टी स्कीम लाई गई और लेकिन खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। क्यों इस मुल्क में टैक्स नहीं देने वाला टैक्स नेट में आना क्यों नहीं चाहता है? ये सवाल हमें करना चाहिए हुकूमत वालों को कि आखिर क्या वजह है कि कोई टैक्स नेट में आना नहीं चाहता। एमनेस्टी ले लेता है, भाग जाता है, टैक्स नेट में नहीं आता। उसकी वजह यह है कि जो एक मरतबा आ गया FBR के टैक्स के नेट में, सारा बोझ सारी ज़िंदगी के लिए उसी पर पड़ता रहेगा। चंद सेक्टर हैं पाकिस्तान में जहाँ से आपको टैक्स मिलते हैं, बैंक है, सीमेंट है, टेलीकॉम सेक्टर है, इस किस्म के चंद ऐसे सेक्टर हैं जहाँ से आपको टैक्स मिलता है।
और जो दे रहा है, जो टैक्स नेट में आ गया, इसी से आप एडवांस भी पकड़ते हैं, इसी से हर चीज़ नोटिस भी इन्हीं को दिए जाते हैं। तो जो एक मरतबा आ गया वो तो नोटिस के बौछार उस पर हो रही होती है। तो FBR को एज ए पॉलिसी के तौर पे कि जो यार टैक्स नेट में है उसको तो ना भेजो तुम। अच्छा शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, GDP ग्रोथ रेट के हवाले से इस हुकूमत ने अब जो तय किया है कि अगले आने वाले बजट में 4% तक जो है वो इसको रखा गया है। तरक्याती बजट विफाक और सूबों का है वो 1837 अरब रखा गया है। ग्रोथ रेट जो हुकूमत का इस वक्त निज़ाम चल रहा है, जो मामलात चल रहे हैं, आपको लगता है कि वो हासिल कर पाएंगे हम? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि अब से 2008 में एक रिपोर्ट आई थी यूनाइटेड नेशंस की कि अगर 2008 से पाकिस्तान 8% सालाना के हिसाब से ग्रोथ मईशत तरक्की करे, तब जाके शायद 2050 तक हम जो मिडिल इनकम के हैं उन तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इस दौरान में 8% के बजाय 2008 से 2019 तक कुछ 4% के करीब हमारा हुआ है। अब मेरा जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था और मैं दोबारा बता दूं कि इस हुकूमत के पहले 3 वर्षों में जो औसत शरह नमू होगी वो उससे कम होगी जो इस हुकूमत को विरसे में मिली थी, यानी 5.8% या 5.4%। उससे 3 साल तक तो बहुत कम होगी, क्योंकि आप स्टेबलाइजेशन, सो कॉल्ड स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, जो IMF ये कहता है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम। और उसी का नतीजा हमने देखा 1988 से 2018 के 30 साल में हमने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम IMF पर अमल किया, जो आज कर रहे हैं। तो हमारा ग्रोथ रेट जो था बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका से कम रहा, तीनों से, और जनूबी एशिया से भी कम रहा, और वही इन 3 वर्षों में हो रहा है। यानी पहले 30 वर्षों में 4.75 था, अब तो शायद उससे भी कम होगा। तो जब आपका 8% से कम पर अगर आपकी शरह नमू होती है तो आपके रोज़गार के मौके कम होते हैं और बेरोज़गारी बढ़ती है। तो अगर बेरोज़गारी बढ़ रही है तो आप तो कह रहे थे कि मैं 1 करोड़ रोज़गार लाऊंगा, ये मैं 50 लाख मकान बनाऊंगा, तो वो तो बेकार की बात हो गई बात ख़त्म। हमें सिर्फ ये कहना है कि अगर आप इतनी कम शरह नमू पे गुर्बत बढ़ती है, बेरोज़गारी बढ़ती है, गरीब और अमीर का फ़र्क बढ़ता है, तो एतमाद का जो बहरान पैदा होगा, कर्ज़े के बढ़ने से आवाम के ऊपर जो बोझ पड़ेगा और जो माली मुश्किलात पेश आएंगी और पाकिस्तान की साख मुतासर होगी, जिससे हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिरेगा, तो आप इस मुल्क को बरामदात के बजाय रेमिटेंसी से चलाना चाहते हैं। बचतें करने के बजाय, टैक्सों की वसूली बढ़ाने के बजाय आप जो है वो बिजली और पेट्रोल के नर्ख बढ़ा के और निजकारी करके हासिल करना चाहते हैं और बैरूनी कर्जे लेके हासिल करना चाहते हैं। तो ये अमेरिका का जो न्यू ग्रेड गेम है, उसके मकासद जो हैं उसको, जिसमें यह भी है कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता जोग्राफियाई नक्शा तब्दील किया जाए, पाकिस्तान में सियासी बहरान पैदा किया जाए माशी बहरान के ज़रिए, तो हम तो उसमें मावनत कर रहे हैं। तो ये मसला खाली मईशत का नहीं है, ये मसला सिर्फ आवाम की फलाह बहबूद का नहीं है, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो जौहरी ताकत है उसके लिए जो ख़तरात पैदा किए जा रहे हैं न्यू ग्रेड गेम के तहत IMF और वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम डॉलर के हुसूल के लिए IMF और अमेरिका की जो है वो अहकामात मान रहे हैं, और इक़्तिदार को तूल देने के लिए जो पाकिस्तान के ताकतवर तबके हैं, जो टैक्स चोरी करते हैं, कौमी दौलत लूटते हैं, अपने पैसे बाहर बेचते हैं या बाहर रखते हैं, उनको आप सपोर्ट लेने के लिए उनको आप मज़ीद मराद दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जी आप एमनेस्टी भी ले लें, आप पैसा भी मत लाएँ। तो ये चीज़ तो आप अमेरिका के उन मकासद की तकमील में ना चाहते हुए भी मेरे ख्याल से खुदा न खास्ता मुआवनत हो रही है। तो ये वक्त है कि कौम संजीदगी से गौर करे कि हमें डॉलर और इक़्तिदार के बजाय अपनी मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करना है। 8,000 अरब रुपया जिसे इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा, वो ही चीज़ है जो पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाएगी। हमें अपने वसाइल से काम करना है, अपने जो हमारे वो हैं हिडन कौमी जो है, एक तो इंसानी वसाइल है, एक मादी वसाइल है, हम अपने मादी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर रहे। और मैं आपको दोबारा बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि GDP के लिहाज से जो दूसरे मुल्क हैं उनके मुकाबले में हम आज 12,000 अरब रुपया साल कम वसूल कर रहे हैं टैक्सों में, कौमी बचतों में और मुल्की सरमायाकारी में। ये बनता है 80 अरब डॉलर। अब आप मुझे अब देखिए कि 80 अरब डॉलर आप कम ले रहे हैं, तो जितने भी आप बैरूनी कर्जे लेंगे और इमदाद लेंगे वो 80 अरब डॉलर का एक छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब आप इस हिकमत अमली से मईशत को बेहतर बना ही नहीं सकते। दूसरा, मैं आपको ऑफिशियल फिगर दे रहा हूँ जो मैंने कैलकुलेट करके दी है, और मैं इसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ कि पिछले 23 वर्षों में लोगों ने मार्केट से डॉलर ख़रीदे हैं
वो चोरी के पैसे की भी और जायज़ पैसे भी, उसको अपने डॉलर अकाउंट में जमा कराए और मुल्की कवानीन के तहत वो पैसों को उन्होंने बाहर भेज दिया। तो 23 वर्षों में 160 अरब डॉलर बाहर चले गए, 160 बिलियन डॉलर्स। आज मेरे कर्जे मुल्क के तमाम बर्बादियों के बावजूद 105 अरब डॉलर हैं। तो क्या हमें ये नज़र नहीं आता कि ये गलत कानून बनाया था, तो उसको तब्दील क्यों नहीं करते? अगर ये आप उसको कानून बदल दें कि जनाब इलाज मालजा और सेहत के अलावा ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। डॉक्टर अशफाक हसन साहब, एक तरफ तो हमने ये देखा कि जब से ये हुकूमत आई है इसने सरमायाकारी की बात की है, अब एक्सपोर्ट की तरवीज की बात हो रही थी। दूसरी जानिब पिछले महीनों में हम 10 महीनों में देख रहे हैं पेट्रोल बढ़ रहा है, गैस बढ़ रही है और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है। जब तवानाई के तमाम तर सेक्टर्स में इजाफा हो रहा है तो फिर मैं एक्सपोर्ट को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर इलाकाई जो मार्केट है उसके बराबर हम किस तरह से इसको रेट को लाएंगे कि फिर एक्सपोर्ट हमारी बेहतर हो पाए। ये बहुत हो गया ब्यूटी पार्लर पे और ये ट्यूशन सेंटर पे, हॉस्पिटल पे, डॉक्टर पे, लॉयर पे बहुत कमाते हैं ये लोग। एक फ़ी लेते हैं, पता नहीं कितना फ़ी लेते हैं, लेकिन टैक्स, इनकम टैक्स नहीं पे करते। तो ये करना पड़ेगा FBR को। जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है उसको आप अगर देंगे ना नोटिसेस, तो फिर ये बात जब फैलती है तो दूसरे डर से नहीं आएंगे आपके तरफ में। आप लाख एमनेस्टी दे दें उसको, तो अपने घर को, FBR को भी अपने घर को भी सही करना है, निज़ाम को सही करना। इसके अलावा अगर मैं FBR का चेयरमैन होता इस वक्त, तो मैं अपने आधे रिसोर्सेज को उस जगह पे लगाता विथ होल्डिंग टैक्स रिजीम को ठीक करने के लिए। विथ होल्डिंग टैक्स में क्या होता है कि टैक्स कलेक्ट हो जाता है, लोग पे कर देते हैं, वो सरकार के खजाने में नहीं आता है। एक रफ कैलकुलेशन के मुताबिक 300 बिलियन के करीब यहाँ पर इवेजन है, टैक्स कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट अकाउंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशफाक हसन साहब आपका, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने तवील वक्त दिया और बहुत मुफीद मशवरे भी हैं और हक़ाइक़ से भी आपने बड़ी अच्छी तरह से आगाह कर दिया है, और मशवरों के साथ ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि हुकूमत कर क्या रही है और हुकूमत को करना क्या चाहिए। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों पर हुकूमत की यकीनी तौर पर नज़र होगी वो क्या करेगी। नाज़रीन, मुश्किल वक्त बहरहाल है जिसकी बात इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, लेकिन इस मुश्किल वक्त और इस तमाम तर अमल में लोगों को क्लियर रखना चाहिए। जो कारोबारी हजरात हैं, चाहे वो सरमायाकार हैं, सनतकार हैं, छोटा ताजिर है, दुकानदार है, एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, वो तमाम तर इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हैं। टैक्स के निज़ाम अगर बेहतर, आसान, सादा हो जाएं तो वो लोग टैक्स बेहतर तौर पर देंगे और वो देते भी आए हैं। लेकिन टैक्स नेट को बढ़ाना और FBR के अंदर इस्लाहात करना ये हुकूमत के इक़दामात होते हैं, वो क्या करना चाहिए। बहरहाल बजट से उम्मीदें लगाई जा सकती हैं, लेकिन एक अच्छी खबर जो ईद से पहले हमें मिली वो ब्रिटिश एयरवेज़ के हवाले से थी, जो 11 साल बाद जिसने फ़ज़ाई पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुई और लैंड किया, यहाँ पर मुसाफिर आए। ऐसी अच्छी खबरों के साथ भी बजट जो है वो एक अच्छा आ गए तो फिर पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर आपको ईद के तीसरे दिन ही ईद मुबारक कहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।